नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। ये जो इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन है ये ओवरऑल जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप सोशल साइंस का सेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। एचपीआरसी के द्वारा तो इसको ऑफिशियली अपने जो है वो सिलेबस में मेंशन किया गया है कि भाई हम जो है वो सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे। अब सोशल साइंस में क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड जो है वो करते हैं। सोशल साइंस में वो हिस्ट्री भी डालते हैं, पॉलिटी भी डालते हैं, जियोग्राफी डालते हैं, इकॉनमी डालते हैं, साइंस के भी काद क्वेश्चन वहाँ पर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे साइंस का अलग से भी एक सेक्शन जो है वो होता है, परंतु ये जो सोशल साइंस का सेक्शन है ये इस सीरीज में कवर किया जाता है और इस सीरीज को हमने जो है वो नाम दिया है अभ्यास सीरीज। इससे पहले भी इसके बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं, परंतु बीच में हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि ऐसा एज सच कोई एग्जाम था नहीं जिसमें सोशल साइंस पूछी जाएगी। अभी हमारे पास एग्जाम है पटवारी के, पंचायत सेक्रेटरी के, क्लर्क सेक्रेटरी का एग्जाम हो गया और हाई कोर्ट में क्लर्क का एग्जाम हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें सोशल साइंस को अलग से मेंशन किया गया और सोशल साइंस के क्वेश्चन जिनमें जो है वो पूछे जाएंगे। तो यही सोशल साइंस के क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे और यही जो है आपके आने वाले एग्जाम में भी जो है डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय एम.एन. रॉय इन 1928। तो देखिए पहले भी ऐसे क्वेश्चन एचपीआरसी ने ही पूछे हैं अपने सोशल साइंस के सेक्शन में, परंतु हम क्वेश्चंस को लिंक कर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि जैसे एचपीआरसी का पैटर्न है एक दूसरे क्वेश्चन के साथ जोड़कर क्वेश्चन पूछना, वैसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर डेफिनेटली वहां से हेल्प मिलती भी है। अब बोलते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना 1920 में एम.एन. रॉय ने की थी। कहां पर इसकी स्थापना जो है वो की गई थी? अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि एम.एन. रॉय के द्वारा इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, कहां पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो ताशकंद में जो है वो की गई थी। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कई बार आपने पढ़ा होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1925 में जो है वो की गई है। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से जो है वो जानेंगे कि 1925 में हुई या 1920 में हुई। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी ना ये 1920 में जो है वो ताशकंद में स्थापित की जाती है, परंतु बाद में चलकर इसको रिकॉग्नाइज इंडिया में जब किया जाता है, इंडिया में ऑफिशियली जब इसके बारे में मेंशन किया जाता है, पता चलता है, तो वो 1925 में जो था वो चला था। तो और इंडिया में जब 1925 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कानपुर में जो था वो हुई थी। कहां पर हुई थी? कानपुर में हुई थी 1925 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस। तो ये आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो ध्यान रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो वैसे 1920 में ताशकंद में स्थापित की गई, परंतु उसके बाद इंडिया में भी जब इसकी बात हुई, इंडिया में जब प्रॉपरली इसको रिकॉग्नाइज किया गया या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ऑफिशियली स्टेट किया गया इसके बारे में, तो वो कानपुर में किया गया और 1925 में जो है वो किया गया था। एक आप सीपीआई देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देखते हैं, और एक सीपीआईएम जो है वो आप देखते हैं। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल ये दोनों अलग अलग हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है। अगर हम बात सीपीआईएम की करते हैं कि इसकी स्थापना फिर कब हुई, तो ये 1964 में जो है वो स्थापित की गई थी। देखिए पहले तो सीपीआई की स्थापना हो गई, बाद में सीपीआई ही जो है वो दो भागों में बंट गई। 1964 में इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया। एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन गई और एक सीपीएम बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है वो बन गई। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये राइट और सेंट्रलिस्ट जो ट्रेंड है ना उसको रिप्रेजेंट करती थी पहले। सीपीएम जब आई तो सीपीएम ने जो है वो लेफ्ट ट्रेंड को जो है वो रिप्रेजेंट करना स्टार्ट जो है वो कर दिया। लेफ्टिस्ट एक ये मूवमेंट जो है वो बनी, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि उनको रिप्रेजेंट ये करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटी वाज साइन टू एंड द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, कौन सी ट्रीटी के माध्यम से इसको समाप्त किया गया, वो सारा हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए पहले तो पता होना चाहिए कि ये बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुई कौन से ईयर में थी, और फिर पता होना चाहिए कि ये बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कौन सी ट्रीटी से समाप्त हुई और कौन से ईयर में जो है वो इसको इस ट्रीटी से जो है वो समाप्त किया गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर की, तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर के बारे में सबसे पहले ध्यान रखें। देखिए पहले तो ध्यान रखिए बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में जो था वो हुई थी। कब हुई? ये 1764 में जो है वो हुई। अब इसको खत्म करने के लिए एक ट्रीटी जो है वो साइन की गई, उसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो बोला गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि कौन से ईयर में जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, तो ये 1765 में जो था वो हुई थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें जो दीवानी राइट थे ना वो दीवानी राइट जो बंगाल के थे, बिहार के थे, उड़ीसा के थे, वो दे दिए गए। इंग्लिश जो उस टाइम थे उनको जो है वो दे दिए गए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि इसके तहत जो है वो क्या हुआ था इस ट्रीटी के तहत 1765 में। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि बैटल ऑफ बक्सर हुई किस किस के बीच में थी, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम थी उसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। तो ये ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और दूसरी ओर जो अपोनेंट में जो है वो सेनाएं थी उसमें जो है वो मीर कासिम थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे और अवध के जो है वो शुजा उद्दौला थे। इनके बीच में जो है ये बैटल जो था वो हुई थी। ठीक है, इनके बीच में ये बैटल जो है वो हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर हुई कौन से ईयर में थी, इसको एंड जो किया गया वो कौन सी ट्रीटी से किया गया वो सब आपको पता चल गया। इससे पहले भी एक और बैटल जो है वो हुई थी, वो बैटल 1757 में जो है वो हुई थी। इसका नाम जो है वो बैटल ऑफ प्लासी था। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में जो है वो हुई थी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी ओर जो है वो सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल थे, इनके बीच में जो था ये हुई थी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुई। ब्रिटिश आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो उस टाइम जो है वो कर रहे थे। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुई। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं यहाँ पर व्हाई डिड अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट एट द जॉइंट ऑफ द रेलवेज इन दी रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक के बीच में अगर आपने देखा होगा तो उसके बीच में जो है वो गैप्स जो है वो रखे जाते हैं। बोलते हैं रेलवे ट्रैक में रेल के जोड़ों में एक छोटा सा जो है वो अंतर क्यों छोड़ा जाता है। अगर हम बात करें कि व्हाई डिड दीज गैप्स आर लेफ्ट, तो बोलते हैं ये गैप इसलिए छोड़े जाते हैं टू अवॉइड द ट्रैक बीइंग डिस्टॉर्टेड। ट्रैक को डिस्टॉर्ट करने से रोकने के लिए जो है ये जो है वो गैप्स छोड़े जाते हैं। होता क्या है वो पूरी बात हम समझेंगे यहाँ पर। यही कॉन्सेप्ट कहीं और भी क्या यूज होता है वो भी जानेंगे, परंतु इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, टू अवॉइड द ट्रैक्स बीइंग डिस्टॉर्टेड ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। आपको पता है कई बार टेम्परेचर गर्म होता है, कई बार टेम्परेचर ठंडा होता है। तो स्मॉल गैप्स इसलिए छोड़े जाते हैं कि जो मेटल वहाँ पर यूज़ हुई है, जब गर्मियाँ होंगी, जब बहुत ज़्यादा धूप होगी, तब वो थोड़ा सा जब एक्सपेंड करती हैं खुद को, तो वो उन गैप्स के अंदर ही खुद को एक्सपेंड जो है वो कर सके। अगर कोई स्पेस ही नहीं होगा तो मेटल पुश करेगी और वो जो है वो क्या होगा, वो एक तरह से टूट जाएगा, क्रैश हो जाएगा, या आप यूँ कह लीजिए डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और वहाँ से रेलवे ट्रैक जो है वो ख़त्म, और रेलवे ट्रैक ख़त्म तो रेल जो आएगी उसको भी जो है वो नुकसान वहाँ से पहुँचेगा। और जब विंटर्स होती हैं ना, जब ठंड होती है, तब जो भी मेटल होती है वो खुद को श्रिंक कर लेती है, खुद को इकट्ठा करती है, तो तब भी ये हेल्प कर देते हैं यहाँ पर कि ये जो है वो विद इन द गैप्स ही जो है वो चीज़ें होंगी। ऐसा ही सेम सिनेरियो जो है वो लोहे के जो पुल बनाए जाते हैं वहाँ पर भी जो है वो किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि लोहे के चाहे पुल हो गए, चाहे ट्रैक्स हो गए, जहाँ पर भी जो बनाए जाते हैं उनमें ये वाला फिनोमिनन, ये वाला प्रिंसिपल जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। आगे बोलते हैं वेकअप इंडिया बुक वॉज रिटन बाय। तो ये वेकअप इंडिया कर एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। वेकअप इंडिया कर किताब एनी बेसेंट के द्वारा जो है वो लिखी गई है। अब एनी बेसेंट ने ये वेकअप इंडिया किताब जो है वो लिखी है। हम बात करते हैं यहाँ पर कि एनी बेसेंट के द्वारा और कौन कौन सी किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं, है ना। एनी बेसेंट के द्वारा अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो इनके द्वारा इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, जिसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इनके बारे में पूछा जाता है। इनके द्वारा न्यूज़ इन इंडिया कर भी ये किताब जो है वो लिखी गई है। न्यूज़ इन इंडिया कर इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। इनके द्वारा कुछ न्यूज़पेपर भी जो है वो चलाए गए थे। कौन से न्यूज़पेपर इनके द्वारा चलाए गए थे, उसमें एक न्यू इंडिया कर न्यूज़पेपर जो है वो आता था, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर इनके द्वारा चलाया गया, और एक कॉमनवेल्थ कर जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो आता था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं, कॉमनवेल्थ कर इस तरह से ये न्यूज़पेपर जो है वो इनके द्वारा जो है वो चलाया गया। तो ये न्यूज़पेपर आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो किसके द्वारा चलाए गए, एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए। किताब का आपको पता चल गया। अच्छा, एनी बेसेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर ऑल इंडिया होम रूल लीग की बात करना भी जरूरी है। ये भी सिलेबस में मेंशन किया होता है, ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है, जो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था, वो सितंबर महीने में किया गया था 1916 में, और मद्रास में किया गया था, जिसको अभी चेन्नई जो है वो बोलते हैं। अगर हम बात करें कि एक होम रूल लीग जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी वो भी 1916 में ही की थी, परंतु इन्होंने अप्रैल के महीने में जो था वो की थी। कब की थी इन्होंने? अप्रैल के महीने में की थी। तो अप्रैल में जो की गई थी होम रूल लीग की स्थापना, वो किसके द्वारा की गई थी?
वो जो है वो तिलक के द्वारा की गई थी, जिनको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं। और सितंबर में जो की गई थी ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट पहली महिला बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट जो है वो रही। अगर हम बात करें कि कौन से ईयर में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो है ये बनी थी, तो ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है। ये 1917 की बात है, कलकत्ता का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको इन्होंने प्रिजाइड जो है वो किया था। इतना याद आपको जो है वो रह जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के क्लर्क सेक्रेटरीट की तैयारी, और आप साथ में हाई कोर्ट के क्लर्क के एग्जाम को भी कवर करना चाहते हैं, तब आप हमारी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2-in-1 टेस्ट सीरीज है। हमेशा मैं कहता हूँ कि जितना पॉकेट फ्रेंडली हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश हम करते हैं। अब देखिए इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें एक तो आपको ओवरऑल जीके की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगी, HPRC के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। इसमें आपको जो है वो HPRC क्लर्क सेक्रेटरीट की जो है वो 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। हाई कोर्ट क्लर्क की जो है वो इसमें जो है 5 टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेंगी। बाकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे उनकी भी 5-5 टेस्ट सीरीज जो है वो 2 टेस्ट सीरीज ऐसी 10 मतलब 10 टेस्ट सीरीजें होंगी वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और हम कोशिश यही करते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, और जो पैटर्न चेंज हो सकता है, मतलब अपकमिंग एग्जाम में कैसा पैटर्न आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएं ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड एवरेज वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको जी जो है वो बोलते हैं, फिक्स्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली नियर द अर्थ सरफेस। तो बोलते हैं कि पृथ्वी की सतह के निकट मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है जी, इसका मान जो है, इसका मानक औसत मान जो है वो कितना निर्धारित किया गया है। इसका औसत मानक जो है वो निर्धारित किया गया है 9.8 किया गया है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड आपने ध्यान रखना है, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका सही आंसर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको याद रह जाएगा। यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है, HPRC के लेटेस्ट पैटर्न में हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन HPRC पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन HPRC पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बस यहाँ से हम इतना ही ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड अ प्रोसेस दैट रिफ्लेक्ट क्वांटिटेटिव चेंजेस इन अ बॉडी वेट एंड लेंथ दैट कैन बी क्लियरली मेजर्ड। तो बोलते हैं कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो शरीर के आकार, वजन और लंबाई में होने वाले जो मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव परिवर्तन है उनको दर्शाती है, और जिसे स्पष्ट रूप से जो है वो मापा जा सकता है। तो ये जो है वो व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस, इस प्रोसेस को जो है वो क्या ग्रोथ बोलते हैं, क्या प्रगति बोलते हैं, क्या ओपनिंग बोलते हैं, क्या मतलब विकास बोलते हैं, या फिर बर्थ उद्भव जो है वो बोलते हैं। इसको ग्रोथ जो है वो बोला जाता है। HPRC में हमने ऐसे देखा कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टैंडर्ड आपकी जनरल अवेयरनेस को ही चेक करेंगे, आपके मेंटल लेवल को चेक करेंगे कि आप कितना अवेयर होकर जो है पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये वैसा ही एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसकी ग्रोथ, इसका वृद्धि जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एंड इट्स निकनेम वर्क इज मिसमैच्ड। तो बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ सेल दिए गए हैं, कोशिकांग दिए गए हैं, उनका उपनाम या कार्य दिया गया है, बोलते हैं इनमें से कौन सा गलत सुमेलित किया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले दिया गया है, सोल्जर ऑफ द सेल क्या इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दिया गया है, क्या पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं, यहाँ पर वैक्यूल दिया गया है, क्या स्टोरेज सैक इसको बोलते हैं, यहाँ पर लाइजोसोम्स दिया गया है, क्या इसको सुसाइड बैग जो है वो बोलते हैं। इसके ऊपर इंडिविजुअल MCQ भी बनते हैं, जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं, ये सही है। सुसाइड बैग किसको बोलते हैं, वो लाइजोसोम को ही बोलते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर मिसमैच वाला आपको बताना है, तो वैक्यूले जो है ये स्टोरेज सैक है, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही बच जाता है जो हमारे पास मिसमैच है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सोल्जर ऑफ द सेल नहीं बोलते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन जो है वो बोलते हैं। देखिए अगर हम सोल्जर ऑफ बॉडी की बात करते हैं कि बॉडी का सोल्जर किसको बोला जाता है, तो वो WBC को जो है वो बोला जाता है। WBC को जो है वो ल्यूकोसाइट्स भी जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर ल्यूकोसाइट हो सकता था, ल्यूकोसाइट यहाँ पर ऐसे हो सकता था।
ठीक है। ल्यूकोसाइट को जो है वो सोल्जर ऑफ द बॉडी भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है डिजीज से, ये फाइट करती है जो बैड जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं बॉडी में, उनके साथ ये फाइट जो है वो करती है। तो WBC का ध्यान रखना है, वाइट ब्लड सेल ये है, ल्यूकोसाइट ये है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए, चाहे वो ऐसे क्वेश्चन बन जाए मैच करने को। अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, और बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोलते हैं यहाँ पर इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन, कि ये डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट था, या फिर दूसरे में बोलते हैं इट वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, कि ये एडल्ट सफरेज के ऊपर जो है वो बेस्ड था। तो हम पहले में ही बात करते हैं, पहली स्टेटमेंट से ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो गठित की गई थी, ये इट वाज नॉट रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट नहीं था। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और ये अडल्ट सफरेज के ऊपर भी जो है वो निर्धारित नहीं था, ये वयस्क मताधिकार के ऊपर भी आधारित नहीं था। दोनों ही सही, दोनों ही गलत हैं। तो नीदर 1 नॉर 2, ये दोनों ही गलत हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज बेस्ड ऑन लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज, ये लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर जो है वो बेस्ड है। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड नॉमिनेट बॉडी, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुई थी और नॉमिनेट हुई थी, एक ऐसी बॉडी जो है ये बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे HP पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, अलाइड में भी पूछे गए हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करते हैं तो ये दिसंबर महीने की 9 तारीख को 1946 में जो है वो गठित की गई थी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि ये गठित की गई थी, और इसमें जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको इसका जो है वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी बनाया गया, और बाद में चलकर जो एक परमानेंट प्रेसिडेंट इसका बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो बनाया गया था। और भी इसमें मेंबर थे, एक HC मुखर्जी थे और एक VT कृष्णमचारी थे, ये इसके इलेक्टेड मेंबर थे। आप यूं कह सकते हैं इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, इनको वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया था। अब ये बात इसके बारे में क्लियर हो गई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कब ये बनी। ये एक जो है वो लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर जो है वो बनाई गई थी, इनडायरेक्टली बनाई गई थी, और इसमें जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड नॉमिनेट एक बॉडी जो है ये बनाई गई थी। तो इतना आपको इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी, इतना आपको इसके बारे में पता चल गया, इतना आपने ध्यान रखना है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। परंतु अगर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं और पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब आप पेपर 1 की टेस्ट सीट्स के साथ भी हमारी जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप टाइमली जुड़ सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इनमें से कौन सी कमेटी सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी कमेटी सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित नहीं है, यहाँ पर 3 कमेटीज दी गई हैं। सरकारिया कमीशन दिया गया है यहाँ पर, जो कि 1983 में गठित किया गया था और सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित ही था। यहाँ पर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी भी दी गई है। ये कमेटी जो है वो 1998 के करीब जो था वो गठित की गई थी, और ये कमेटी जो है वो गठित की गई थी 1998 के करीब। इसका काम था टू रिकमेंड द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। इसने जो फंडिंग ऑफ इलेक्शन होती है उसके बारे में रिकमेंडेशन जो था वो अपने दी थी। तो ये इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। ठीक है, और यहाँ पर पूंजी कमीशन दिया गया है। पूंजी कमीशन 2007 में बना था, सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर ही इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो बोलते हैं नॉट रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। इंद्रजीत कमेटी जो थी ये सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित नहीं है। ओनली टू यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ एक कमेटीज बनी थी जो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर बनी थी, जैसे कि सरकारिया कमीशन था 1983 का, पूंजी कमीशन था 2007 का, और राजमन्नार कमेटी थी एक गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की, ये 1971 में जो है वो गठित की गई थी। ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर ही गठित की गई थी। तो ये आपने ध्यान रखनी है कमेटी जो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर गठित की गई थी। यहाँ पर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के बारे में लिखा भी गया है। आगे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम इज एस्टिमेटेड बाय। तो देखिए पर कैपिटा इनकम को कैसे एस्टिमेट जो है वो करते हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम को कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो इसको एस्टिमेट किया जाता है नेशनल इनकम
डिवाइडेड अपॉन पॉपुलेशन से, नेशनल इनकम और डिवाइडेड अपॉन पॉपुलेशन से इसको एस्टिमेट किया जाता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था HPRC के द्वारा हिमाचल जीके के कॉन्टेक्स्ट में कि हिमाचल की पर कैपिटा इनकम को कैसे जो है वो मेजर करते हैं। तो हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे जो है वो ऑब्टेन की जाती है, इसमें जो है वो NSDP जो है, NSDP क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। NSDP जो है वो इसको डिवाइड किया जाता है डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन के साथ इसको डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे जो है हमारी हिमाचल की पर कैपिटा इनकम या किसी स्टेट की पर कैपिटा इनकम भी जो है वो आ जाती है। NSDP है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर कैपिटा इनकम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म अ न्यू लिथोस्फीयर। तो बोलते हैं कि किस प्रकार की प्लेट परिसीमा, प्लेट बाउंड्रीज जो है वो एक स्थल मंडल के निर्माण की संभावना जो है वो इसमें जो है संभावना सर्वाधिक जो है वो होती है। अगर हम प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तब आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की प्लेट जो है, प्लेट परिसीमा जो है वो नए स्थल मंडल के निर्माण की संभावना में जो है वो सर्वाधिक होती है। तो ये होती है कि इसमें आपने ध्यान रखना है डाइवर्जेंट जो बाउंड्रीज होती हैं उनमें सर्वाधिक होती है। मैं थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ तब शायद आपको अच्छे से इसके बारे में समझ आ सके। आपने यहाँ पर ये ध्यान रखनी है पहली बात तो कि अलग अलग जो है वो बाउंड्रीज होती हैं, डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होते हैं, पैसिव मार्जिन होते हैं। तो ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं ये प्लेटें जो है वो विपरीत दिशा में जो है वो सरकती हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये मूव करेंगी और मेग्मा ऊपर आता है यहाँ से और ठंडा होकर जो है वो नया स्थल मंडल जो है वो बना देता है। तो इसमें एक नए स्थल मंडल की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो है वो बोलते हैं। डाइवर्जेंट का उल्टा जो है वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होता है। इसमें प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाती, वो एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं और एक प्लेट जो है वो नीचे की ओर धंस जाती है और दूसरी नष्ट जो है वो यहाँ पर हो जाती है। वैसे ही जो है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी होते हैं। ये इसमें क्या होता है, यहाँ पर प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के अगल बगल से निकल जाती हैं, ना ही टकराती हैं ना ही अगेंस्ट जाती हैं, वो एक दूसरे के साइड से निकल जाती हैं। ना ही नया स्थल मंडल बनता है और ना ही नष्ट होता है। पैसिव मार्जिन एक होता है। पैसिव का पता चल रहा है कि यहाँ पर प्लेट की कोई सीमा नहीं होती बल्कि महाद्वीप और महासागर के बीच का ये जो है वो शांत एक क्षेत्र जो है वो होता है, पैसिव सा क्षेत्र होता है, तब इसको पैसिव मार्जिन जो है वो बोलते हैं। तब आपसे ये पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म अ न्यू लिथोस्फीयर, तब वो डाइवर्जेंट आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पर जो है वो नई बाउंड्रीज नष्ट होती हैं तो वो जो है वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में होती हैं, इसका अपोजिट है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ना ही नष्ट होती हैं ना ही बनती हैं, तो वो जो है वो ट्रांसफॉर्म में होता है। और महाद्वीप और महासागर के बीच का जो शांत क्षेत्र है उसको पैसिव मार्जिन जो है वो बोलते हैं। तो इस तरह से इतना आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो आपको बतानी है कि दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है। अगर हम दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी, वो पेनिनसुलर रिवर जो है वो आपको बतानी है। पहले तो आपको सबसे पहले नंबर वाली पता होनी चाहिए, फिर दूसरे नंबर वाली भी जो है वो पता होनी चाहिए। अगर हम पहले नंबर वाली की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है जो सबसे बड़ी जो है वो आती है, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आपने ध्यान रखना है कि गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो आती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से जो है वो निकलती है। तो गोदावरी जो है वो फर्स्ट है, गोदावरी फर्स्ट है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड कौन है, तो गोदावरी के बाद कृष्णा नदी जो है वो आती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी आती है। यहाँ पर कृष्णा है, यहाँ पर कृष्णा है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी है, ये जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली पूर्व दिशा की और दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये सह्याद्री में जो है वो महाबलेश्वरम के निकट से जो है वो निकलती है। लगभग 1401 किलोमीटर की यात्रा जो है ये करती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां आती हैं उसमें जो है वो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा जो है वो आती है। ये इसकी मुख्य सहायक नदियां आती हैं। यहाँ पर कावेरी भी जो है वो दिया गया है। कावेरी नदी की बात करते हैं तो कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है।
नर्मदा नदी भी यहाँ पर जो है वो एक बनती है। नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक पठार में जो है वो पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की दूरी से जो है ऊंचाई से जो है वो निकलती है, और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में जो है वो विंध्याचल श्रेणियों के मध्य से जो है वो एक भ्रंश घाटी की में से जो है वो बहती है, और संगमरमर की चट्टानों में जो है वो जो है ये बहती हुई ये निकलती है, और अब अरब सागर में जाकर फाइनली जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर जो है वो महानदी भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम महानदी की बात करें, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जो है वो सिहावा के निकट से निकलती है, और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में जो है वो विसर्जित करती है। ये लगभग 851 किलोमीटर के करीब जो है वो बहती है। तो इतना आपने नदियों के बारे में ध्यान रखना है। अभी आपने ये भी ध्यान, तो इतना सब जो है वो आपने नदियों के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो है वो है। अभी हमने एक और चेंज किया है, पहले हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, अभी हम 12 क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन भी कवर हो सकें और थोड़ी डिटेल से भी जानकारी हम ले सकें। अगर आप देखिए तैयारी कर रहे हैं HPRC के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दूसरी ओर अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के पटवारी पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, तो पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप तैयारी जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IIT के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो इसकी टेस्ट सीरीज भी आप ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको किस दिशा की ओर अपनी तैयारी को ले जाना है, और कितनी अच्छी शेप जो है वो आपको अपनी स्टडी को देनी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच इलेक्टोरल सिस्टम इज यूज्ड इन इंडिया फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू लोकसभा, कि भारत में लोकसभा के चुनाव कराने के लिए किस निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, फिलहाल आप अपना आंसर कमेंट कर कर बताइए। टेलीग्राम पर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।